बहुत कोशिश किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि भाई साहब तेजस्वी यादव और महागठबंधन उनको अपना ले, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई दरवाजा नहीं खोला गया। और जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से कोई दरवाजा असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं खुला, तो ओवैसी साहब ने नया मोर्चा ही खोल डाला। बिहार में इसका प्रभाव महागठबंधन पे बहुत बुरा पड़ने वाला है और इस वजह से महागठबंधन को काफी कई सारी सीटों पे हल्कानी उठाना पड़ेगा। मतलब चुनाव हारने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वो काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से महागठबंधन एक बार फिर से मुंह की खा सकती है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, नेशनल मीडिया चैनल पे उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ अपना गठबंधन स्थापित करें और इस बार का चुनाव आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ें। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद अख्तरुल ईमान इधर कोशिश कर रहे थे कि भाई साहब अब तो आरजेडी कहेगी कि चलिए भाई हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अब अख्तरुल ईमान का कहना है कि भाई अगर आप हमारा बात नहीं मान रहे हैं, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है तो ठीक है, चलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और ऐसे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि हमारा अपना एक अलग मोर्चा भी होगा। इस मोर्चा से कितना ज्यादा शिकस्त दे सकते हैं ये भी समझने वाली बात है। आपको 2020 के विधानसभा का चुनाव जो है वो याद करना चाहिए, जिस टाइम पे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसके साथ साथ आपको बता दूं तो मायावती की पार्टी और खुद स्वयं असदुद्दीन ओवैसी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पे जाके 5 सीट जीत भी जाते हैं। हालांकि वो 4 विधायक बाद में आरजेडी में मिल जाते हैं, लेकिन इससे ये तो तय हो गया था कि भाई असदुद्दीन ओवैसी का अपना एक जनाधार है और ये जो सीमांचल का क्षेत्र है उस जगह पे जो है असदुद्दीन ओवैसी को पसंद भी किया जाता है। और उस वक्त से ये तय हो गया था कि भाई साहब अब असदुद्दीन ओवैसी का इंटरेस्ट जो है वो एकदम से बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। और अभी बिहार चुनाव में देखिए कुछ वक्त बाकी है, इससे पहले तमाम कोशिश की गई, अख्तरुल ईमान की तरफ से तमाम कोशिश की गई, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तमाम कोशिश की गई कि भाई साहब कैसे भी करके तेजस्वी यादव और महागठबंधन ये जो पूरा खेमा है इनको अपना ले। लेकिन चूंकि अब महागठबंधन के साथ मजबूरी ये है कि टिकट बंटवारे को लेके जो है आपस में ही भिड़े पड़े हैं, कोई टिकट से समझौता करना चाहता ही नहीं है, आरजेडी तो कतई नहीं चाहती। और ऐसे में जब ये सिचुएशन बना कि असदुद्दीन ओवैसी अब चुनाव लड़ेंगे, तो इससे सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ है तो वो है एनडीए का खेमा। एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है कि भाई साहब अब ये जो मुसलमान वोटर हैं, 18% वोट मुसलमान वोट, और ये माना जाता है कि भाई साहब ये आरजेडी के परंपरागत वोटर हैं और ये लोग जो है आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन पिछले साल से जो है जब 2020 में चुनाव हुआ था उसके बाद रुझान थोड़ा सा बदल गया और ये रुझान बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी को, बल्कि अब मुसलमान जो है बिहार के वो एक नया ऑप्शन का तलाश कर रही हैं। और ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कह रहे थे कि भाई हमको पार्टी में ले लो, जब कोई दरवाजा नहीं खुला आरजेडी की तरफ से, तो हुआ कि अब नया मोर्चा बनाया जाएगा। इस मोर्चे में नए नए लोगों को शामिल किया जाएगा। खबर तो यहां तक है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की टीम, चंद्रशेखर की पार्टी भी जो है वो बिहार से चुनाव लड़ सकती है और उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी का साथ होगा। कुछ जगह से खबर यह भी आ रही है कि पप्पू यादव एक बार फिर से अपना दल शुरू कर सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीमांचल में चूंकि उनका दबदबा है तो हो सकता है सीमांचल में पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी, भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर रावण है वो, इसके अलावा मायावती, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ये तीसरा मोर्चा इतना भयानक बना तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो भी गठबंधन है, एक तो एनडीए हो गया, एक महागठबंधन हो गया, उससे कहीं कमजोर ये जो तीसरा मोर्चा बनेगा वो नहीं होगा। मतलब आप समझिए पप्पू यादव होंगे जो सीमांचल में उनका अपना दबदबा है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण जो है उनका जो है वो दलित समाज में अलग दबदबा है, वो हर एक दलित को प्रभावित करते हैं। मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों को, हर एक मुसलमान को प्रभावित करने का दमखम असदुद्दीन ओवैसी रखते हैं। और दलितों में, पिछड़ों में मायावती का भी अपना एक पैठ है। और ऐसे में अगर ये गठबंधन बनके तैयार हुआ, ये तीसरा मोर्चा बनके तैयार हुआ, तो इसका सीधा असर महागठबंधन पे पड़ेगा और महागठबंधन को ये ले डूबेगा। अगर ये मोर्चा एक्टिव हो गया
और मार्केट में उतर गया तो महागठबंधन को तहस नहस कर देगा। और ऐसा नहीं है, ये एनडीए को भी कट्टर मतलब एकदम वो कांटे की टक्कर देगा, गजब का टक्कर देने वाला है। और ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम कोशिश के बावजूद भी जब तेजस्वी यादव नहीं माने, तो अब असदुद्दीन ओवैसी का सब्र जवाब दे दिया। अब उनका मन है तीसरा मोर्चे की तरफ जाने का, और ये तीसरा मोर्चा बिल्कुल उतना ही मजबूत होगा जितना महागठबंधन और एनडीए है, क्योंकि इसमें नेता जो है वो काफी प्रभावशाली हैं और उनका इंपैक्ट दिखता है। हिंदुस्तान के किसी भी दलित से पूछिए तो वो चंद्रशेखर रावण का नाम जानता है, मायावती के बारे में बात करता है। उसे अगर पता है कि भाई साहब दलितों का नेता कौन है, तो उनमें जो है सबसे सुपीरियर नाम इन्हीं दोनों का आता है पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो। वहीं अगर आपको बता दूं कि मुसलमानों की बात होती है तो हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी को कहीं का भी भारत का मुसलमान सपोर्ट करता है और ये लोग इंपैक्ट डालते हैं। और पप्पू यादव की बात की जाए तो सबको पता है कि सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव का क्या दबदबा है। और ऐसे में तीसरा मोर्चा अगर खुलता है तो समझिए क्या हालत होगी और क्या चुनाव होगा। इससे तेजस्वी यादव को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है ये मोर्चा कम से कम तेजस्वी यादव के इस चुनाव जीतने की संभावना को तो एकदम से खारिज कर दे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करें। बाकी असदुद्दीन ओवैसी को लेके, असदुद्दीन ओवैसी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप कमेंट करके बता